चलो तो शुरू किया जाए। तो संजय आप कहाँ से? हिसार से ना? सिरसा। सिरसा की दो एक ज्योग्राफिकल बातें बताओ। सिरसा की दो एक ज्योग्राफिकल बातें बताओ ताकि कुछ समझ में आए, क्या अंडरस्टैंडिंग है दिन दुनिया की। अच्छा, और आध्यात्मिक एरिया है। कौन थे बाबा वो? रहीम बाबा। हाँ, बड़े लंबे समय तक उनकी वहां पर बोलबाला रहा है, अभी भी है, नो डाउट। तो वक्त की बातें हैं, क्या कंट्रोवर्सीज रही, क्या कैसे अलग चीज। चलिए खैर, तो तुम्हारी एजुकेशन क्या है? क्या क्या सब्जेक्ट रहे हैं? हिस्ट्री और पॉलिटी? नो, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। यूनिवर्सिटी कौन सी है? इग्नू। पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस होता है? पॉलिटी राज व्यवस्था है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस होता है, फिर राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ। तुम बताओ भाई, जिसका जानना चाहिए होता ना। जैसे देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। पता आपको? जब आप शब्द बोलते हो इकोनॉमी या शब्द बोलते हो इकोनॉमिक्स, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस, एकदम अंतर है यार, पूरा जमीन आसमान का। पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था, व्यवस्था मतलब किसी देश की हो सकती है, यह ध्यान रखना। व्यवस्था किसी देश की हो सकती है। जैसे मेरे यहां, आपके यहां व्यवस्था है क्या हमारी? रिपब्लिक डेमोक्रेटिक। तो वहीं ब्रिटेन में जाओगे तो वहां की क्या व्यवस्था है? मोनार्किक डेमोक्रेटिक। यूएस में जाओगे तो क्या व्यवस्था है? रिपब्लिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक। तो वहीं चाइना में जाओगे तो कम्युनिस्ट है सब। फिर अमेरिका में व्यवस्था प्रेसिडेंशियल है, हमारे यहां क्या है? प्राइम मिनिस्ट्रियल है सब। तो वो जो अलग अलग कुछ व्यवस्थाएं हैं वो कहलाती हैं पॉलिटी, वो वेरी करती अलग अलग देश की। और जब भी कहीं पॉलिटी, मैं कहूं कि बच्चों, और बच्चों बताओ कहां क्या पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी पढ़ रहा हूं, तो मतलब किसकी पढ़ रहे हो? भारत की पॉलिटी पढ़ रहे हो, यह भी ध्यान रखना। यदि सामने कोई वर्ड नहीं यूज हो रहा है कहां का, तो जिस लैंड पर बैठे हो उस लैंड से मतलब हो। बात समझ में आई? जैसे किसी डिजिट के सामने कुछ लिखा नहीं हो तो आप क्या मानते हो? प्लस। मानते हो कि नहीं? यही चलता है ना। या तो सिंबल मेंशन हो और नहीं मेंशन हो तो ये अंडरस्टूड है कि देयर इज प्लस, है या नहीं? तो सेम यहां पे ध्यान रखना कि जैसे मैं कहूंगी कि किसकी पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो सर भारत की पॉलिटी पढ़ रहे हो, मतलब मुझे भी अंडरस्टूड होना चाहिए कि भाई बालक भारत का ही पढ़ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से पॉलिटी हो गई। पॉलिटिकल साइंस, द होल सिस्टम, हाउ टू ओरिजिनेट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ व्यूज, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग, थॉट्स। साइंस, पॉलिटिकल साइंस वर्ड को समझो, इट्स ए टोटली डिसिप्लिन, एक बड़ा डिसिप्लिन है जिस डिसिप्लिन में, सब्जेक्ट में डिफरेंट तरह की चीजों को हम लोग देखते हैं कि किसी का क्या विचार रहा है, मैकियावेली क्या कहता है, अरस्तु क्या कहता है, सुना होगा नाम ये तो, है ना। प्लेटो क्या कहता है, सुकरात क्या कहते हैं, है ना सर। तो अलग अलग तरह के थिंकर, थॉट्स, व्यवस्था, दुनिया की सारे देशों की व्यवस्था तुम्हें पढ़नी होगी। अलग अलग व्यवस्थाओं की विशेषताएं क्या है? उन व्यवस्थाओं का जन्म कैसे हुआ, प्रभाव क्या हुआ, अच्छी बात क्या है, नेगेटिव बात क्या, लॉट ऑफ थिंग्स। इसे साइंस का बहुत बड़ा होता है। पॉलिटी उसी साइंस का एक छोटा सा भाग होता है। जैसे इकोनॉमिक्स मतलब एक सब्जेक्ट जहां पर थिंकर, थॉट, विचार, दुनिया की अलग अलग व्यवस्थाएं बहुत सारी, तो उसी व्यवस्था में एक छोटी सी व्यवस्था हमारी व्यवस्था हो सकती, चाइना की व्यवस्था हो सकती है। जैसे सुना होगा कैपिटलिस्टिक व्यवस्था,
सोशलिस्टिक व्यवस्था सुना ना, यानी कि पूंजीवाद, साम्यवाद, ऐसा। तो उसी तरह से चीजें हैं। तो शब्दों का चयन बड़ा प्रॉपर होना चाहिए। और क्या बोलोगे आज से? पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। चलो गुड। तो पॉलिटिकल साइंस आपका हिस्ट्री अभी कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएशन आपका ज्योग्राफी। चलो आइए ज्योग्राफी में हम लोग देखते हैं। सिलेबस उठाओ जरा जल्दी से। ये टॉपिक हमारा गोइंग टू फिनिश है ना। ये जो टॉपिक है बायो ज्योग्राफी, देखो जैव भूगोल के नाम से होगा। टॉपिक नंबर 4 है उसमें। शुरू का जो टॉपिक नंबर 4 है उसी में है, जैव भूगोल के नाम से मिल गया। अब जैव भूगोल में तुम लोग नीचे की ओर चलो, उसी में टॉपिक में, तो तुम्हें दिखाई देगा कि मृदाओं, पहला ही टॉपिक देख लो, मृदाओं की उत्पत्ति, ये भी टॉपिक हो चुका है। मृदा का वर्गीकरण वितरण हो चुका है। मृदा परिच्छेदिका, मृदा अपरदन, न्यूनीकरण, संरक्षण, पादप एवं जंतुओं के वैश्विक वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। एंड वन अपरोपण की समस्याएं, संरक्षण के उपाय, ये भी हो चुका है। ठीक है, तो हमें करना क्या? अगला टॉपिक क्या है? सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी। कल चर्चा जब हो रही थी तो एक बात सामने आई कि जिस तरह से दुनिया में वन साफ हो रहे हैं, ऐसा, और इसी तरह से वन साफ होते रहे, घास के मैदान साफ होते रहे, झाड़ियों के क्षेत्र साफ होते रहे, तो आने वाले समय में क्या होगा? बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं सामने आई। यही सब बात हो रही थी ना कल, आप लोग थे नहीं। यानी कि यदि वन अपरोपण होता है, वन हटाए जाते हैं, क्लियर किए जाते हैं, तो आने वाले समय में सूखा, बाढ़, ग्लोबल वार्मिंग, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और क्रिएट होंगी तो फिर मानव के लिए समस्याएं सामने आएंगी। उन्हीं में से एक समस्या का समाधान ढूंढा गया कि भाई वनों को क्यों ना लगाया जाए। ऐसा उसी जब आपको सॉल्यूशन बता रहा था, तो सॉल्यूशन में चर्चा हुई थी कि जो वन बचे हुए हैं उनको सरकार के संरक्षण के अंतर्गत रखा जाए और उनको संरक्षित किया जाए, पहली बात। दूसरा, वनों का क्षेत्र बढ़ाया जाए। यही था ना चर्चा कल हुई थी, वनों का क्षेत्र बढ़ाया जाए। तो अब जरा सोचो, वनों का क्षेत्र तुम बढ़ाओगे कैसे? उसी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम आपका है ये सामाजिक वानिकी। क्लियर? वनों का क्षेत्र कैसे बढ़ाया जाए, यह एक सिंपल सा मुद्दा। तो पहले वन कैसे बढ़ते थे, जरा आप लोग खुद सोचो। पहले बेटा ये स्थिति होती थी, आप लोग अपने ग्रैंडपा से पूछिएगा, फादर तो इतना नहीं उस चीज को बता पाएंगे, ग्रैंडपा बताएंगे कि पहले लोग ना यूं ही चलते हुए कहीं पर पेड़ वेड़ लगा दिया करते थे, है ना। तालाब पोखरों के किनारे यूं ही लोग पेड़ लगा दिया करते थे। भारत के संदर्भ में देखो, क्योंकि भारत में हमेशा ही माना जाता रहा है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समाना। सुना? एक वृक्ष 10 पुत्र समाना, यानी कि यदि आप एक पेड़ लगाते हो तो 10 तुम्हारे बच्चों की तरह वो सेवा करेंगे, एक दो नहीं। आने वाले जो जनरेशन होगी वो मुझे, हाँ बिल्कुल, आने वाली जो जनरेशन होगी मुझे इससे याद। बिल्कुल ये भी बात सही है। इसीलिए देखोगे पहले जो बड़े बड़े तालाब होते थे, कहीं कुएं होते थे, बावड़ियां होती थी, उनके किनारे बहुत सारे लोग पेड़ लगाते थे और बागें होती थी। कई बार कुछ बड़ी बड़ी बागें कुछ पर्टिकुलर नाम से जानी जाती थी। लंबे समय तक हमारे गांव में बहुत सारी बागें हैं ऐसी जो कई पर्टिकुलर पुराने समय के पूर्वजों के नाम से जानी जाती हैं। अरे फला वाली बाग, फला वाली बाग, फला वाली।
यानी कई तरह से उसका जुड़ाव था ना। तो यहां पे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम सिंपल वनों का विस्तार है, और इसको यदि परिभाषित करना चाहें तो दुनिया में सबसे सिंपल परिभाषा इसकी है, फॉरेस्टेशन बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। कुछ समझ में आ रहा है? फॉरेस्टेशन यानी कि वृक्ष लगाना, वन लगाना जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का कार्यक्रम। इस पूरी लाइन से क्या समझ में आ रहा है? एक सामूहिक प्रयास। समझ में आ रही बात? एक सामूहिक प्रयास जिसमें सभी लोग मिलके कहीं पर पेड़ लगाएं, और उस पेड़ का उपयोग सभी लोग मिलके अपने लिए करें। हो सकता है? तो इसीलिए कहा जाता फॉरेस्टेशन बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। यानी कि यह वृक्षारोपण का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लोगों द्वारा, लोगों का, लोगों के लिए कार्यक्रम। यह विशेष रूप से आप लोग देखोगे विश्व में 1960 के दशक से शुरू होना चालू हुआ, और भारत में जब आओगे तो 1970 के दशक में भारत में भी पहुंचा कि भाई पेड़ लगाए जाएं, पेड़ लगाए जाएं, पेड़ लगाए जाएं। जरा सोचिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आखिर फॉरेस्टेशन की जरूरत क्यों पड़ी, वृक्षारोपण की जरूरत क्यों पड़ी, या कार्यक्रम क्यों लाया गया? तो आप देखोगे विश्व के विभिन्न भागों में और भारत में भी वनों के विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। कैसा? पहला उपयोग पशुओं के लिए चारा है सर। पहला उपयोग क्या है? पशुओं के लिए चारा। दूसरा जलावन, लकड़ी। जरा आप लोग कल्पना करिए, आज से, बल्कि आप लोग भी हो सकता है बचपन में देखे ही होंगे, तो कभी 10 साल में भी सब चेंज हुआ। घर पर खाना गांव देहात में किस पे बनता था? चूल्हे पे है सर। चूल्हे पे बना तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो भारत में दो तरह से उसको यूज किया जाता था, कंपनसेट किया जाता था एक दूसरे से। कुछ लकड़ी और कुछ उपले। उपले यानी कि उपला समझ रहे हो? हाँ, काउडंग या बुफेलो डंग, गोबर जो होता है उसे सुखा दिया जाता। तो उपला यूज हो रहा, वो भी जल रहा है, लकड़ी भी साथ में जला रहे हैं, तो उससे धुआं कम हो रहा, आंच प्रॉपर हो रही, यही है ना। तो आप जरा ये बताओ, जलावन लकड़ी की जरूरत है, तुम पेड़ लगाओगे नहीं और काट काट के यूज करते जाओगे तो क्या होगा? समाप्त हो जाए। आप जिस एरिया से हो बेटा, हरियाणा में, आप अपने एरिया में देखो अब कितनी बाग बची हुई है, नहीं कितने जंगल बचे हुए। जंगल तुम्हारे एरिया में है ही नहीं। तुम्हारे एरिया में, तुम तो खैर सिटी में हो, रूरल एरिया से जुड़ी हुई कि नहीं? कहाँ गांव है तुम्हारा? हरियाणा में। तो जाती होगी अपने गांव? बहुत कम, कभी कभार जाया करो बेटा। तुम लोग देखोगे अब कहाँ पेड़ है हरियाणा में। तो मैं तो हरियाणा के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में घुमा हुआ हूँ, बहुत डीपली घुमा हूँ। पानीपत भी गया हुआ हूँ, हिसार भी गया हुआ हूँ, कुरुक्षेत्र भी गया हुआ हूँ, बहुत से एरिया में कहीं नहीं दिखाई देती। इसलिए हाँ हाँ, वो बेटा वो भी बाद के समय के लगाए हुए कुछ खास तरह के हैं, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। इसी का नतीजा है कि आप लोग देखोगे कि हरियाणा देश में सबसे लोवेस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट का क्षेत्र, जस्ट 3.5% है। एटलस आप लोगों के पास इस समय नहीं, तुम्हारे पास है? देखो इसमें पेज नंबर आई थिंक 37 के आसपास होगा। हाँ यही कहीं देखो, इधर वाला होगा ये। इधर देखना फॉरेस्ट है क्या है,
नीचे, हाँ जहाँ उंगली तुम्हारी वहां देखो, नीचे नीचे दिया हुआ चार्ट, नीचे चार्ट, हाँ यही वाला, लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में चार्ट दिया हुआ ना, वो ग्राफ बने हुए, हाँ ये। तो सिंपल यहां कहने का मतलब है कि बहुत तेजी से वन हमारे गायब हुए, तो उसी को रिस्टोर करने का एक प्रयास है कि पशुओं के लिए चारा, जलावन लकड़ी, और यदि बाकी ये सब बढ़ता है तो अपने आप जलवायु में सुधार हो गया ऐसा। तो बहुत सारे उद्देश्यों के साथ विशेष रूप से यह कार्यक्रम लाया गया कि भाई पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध होगा, जलावन लकड़ी भी उपलब्ध होगी, और यदि वृक्ष बढ़ेंगे तो जलवायु स्थितियों में सुधार होगा। क्या? वर्षा होगी, प्रॉपर होगा, तापमान रहेगा। जरा आप लोग देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैं महसूस कर रहा हूं इस चीज को, मैं तो जाता रहता हूं अपने गांव और समय समय पर अध्ययन के लिए भी इधर उधर जाता रहता हूं। अब गांव में भी काफी गर्मी पड़ने लगी। क्यों? गांव में वृक्ष नहीं रहे उतने ज्यादा, जितने ट्रीज पहले हुआ करती थी अब उतने अपने अपने एरिया में सबके यहाँ पर आप देखोगे धीरे धीरे कम होगा। तुम्हारे यहाँ भी अमरोहा साइड में काफी बागें हुआ करती थी, अमरोहा का एरिया फेमस ही था, परंतु अब धीरे धीरे देखो हाईवे के किनारे कितने सारे प्लांट हुआ करते थे, जो मुरादाबाद वाला हाईवे जाता है, बहुत सारे कट गए। अभी मैं अपने गांव के एरिया की मैं बात बताऊं, इन गोरखपुर से जो आगे लाइन जाती है, रोड बना हुआ था, जीटी रोड था पुराने समय का, जिसकी वजह से उस पर बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे ट्रीज लगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े, मतलब हो सकता है 100 200 साल पुराने ट्रीज हों, इतने विशाल पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ, जो एकदम कैनोपी बनाए रहते थे। सड़क चलती थी ना, एकदम कैनोपी ऐसे लगा रहता था, आप आराम से ठंडे ठंडे उसी में पास हो जाओ। बट अभी उसे 4 लाइन का बनाया जा रहा है, और जिसका रिजल्ट है सारा का सारा प्लांट काट दिया गया, मतलब थाउजेंड्स ऑफ प्लांट, थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज हैज बीन रिमूव्ड, खत्म कर दी गई, जिसका रिजल्ट क्या हो रहा, हल्का हल्का उस एरिया में गर्मी बढ़ रही। तो तापमान में सुधार होगा, वर्षा की स्थिति बेहतर होगी, बहुत सारे बेटरमेंट के लिए यह कार्यक्रम लाया गया। ठीक है, लिखो इसको। सामाजिक वानिकी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत उपयोगी या अनुपयोगी भूमि के सामूहिक प्रबंधन द्वारा वनोत्पादों का निर्माण किया जाता है, ताकि स्थानीय लोगों विशेषकर गरीब एवं वंचित वर्ग की आवश्यकताओं को यथासंभव पूरा किया जा सके। सिंगल कोमा बंद। इसके अंतर्गत स्थानीय समुदाय को वानिकी कार्यक्रमों में भागीदार बनाना तथा वृक्षों के विकास एवं परिरक्षण से जुड़ी गतिविधियों को
से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अधिशेष वनोत्पादों से ईंधन, अधिशेष वनोत्पादों से ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी, अनुपूरक खाद्य पदार्थ, जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करना। अनुपूरक खाद्य समझ रहे हो क्या मतलब? मतलब कुछ उसमें फल वल भी हो, समझ में आ रही बात? कि हो सकता है उससे कुछ फल भी मिले, तो फल मिलेगा तो क्या होगा, बेहतर होगा। जैसे आज से देखो, आज से 10-20 साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में इतने प्लांट हुआ करते थे कि कई बार हम लोग गांव से बाहर निकले, बागवान में पहुंचे, बहुत सारी चीजें यूं ही खाया करते थे, जामुन वामुन, ये बेर था ऐसा। रिस्का तो इतना नहीं देखी होगी, देखा ना संजय, तुमने देखा कि यूं ही गए और पता चला कहीं बेर लगी हुई है, बेर चढ़ के खा रहे हैं, और पता चला कि दोपहर का खाना उसी में भूल गए, क्या भाई बेर खा रहे हैं, जामुन खा रहे हैं। तो ऑल दोज थिंग्स आर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को बेनिफिट करती है ना। आज तुम दिल्ली में देखते हो, बड़े शहरों में बेर 200 रुपए, क्या बोलते हैं, जामुन 200 रुपए किलो बिकती है। यही मुखर्जी नगर में आपके 200 रुपए किलो बिकती है जामुन। आप सोचो आज से 20 साल पहले इतनी जामुन खाया करते थे, इतनी जामुन। हम लोगों में कंपटीशन इस बात पे होता था कि किसकी जीभ कितनी काली हुई है। शायद आप लोगों का कल्चर है भाई, मैंने इतनी जीभ देख मैं इतना खाया। दोपहर का खाना पता चला कि उसी में पूरा हो गया। इसलिए तुम लोग देखो, सिंपल वे में परंपरागत रूप से आज भी खैर ग्रामीण क्षेत्रों में डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? इस अनुपूरक है, इनकी मतलब थोड़ी सी आवश्यकता है, बट दे आर एसेंशियल। या महुआ है, जामुन है, महुआ से बहुत सारे प्लांट हुआ करते थे कि जिनके फल हम लोग शौकिया थोड़ा बहुत खा लिए करते थे, और उसी में आंवला वगैरह हुआ करता था। बेर का अपना महत्व है, हमारे बॉडी के लिए बहुत सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स को सप्लाई करती है भाई। अब हम कितना खाते हैं बेर? नहीं खाते, इसलिए बहुत सारी बॉडी में देखो समय से पहले समस्याएं आ रही। इस रूप में अनुपूरक पदार्थ में वो कही जा सकती। बाकी पशुओं के लिए चारा हो गया, ईंधन के लिए लकड़ी होगी। पेड़ बढ़ा तो भाई उसको कटेगी पत्तियां तो पशु चारा खाएंगे। डालियां बढ़ी, लंबी लंबी डाली हैं, काट दिया आपने, उसको फर्नीचर के लिए भेज दिया। आपने पढ़ा था ना, मैंने बताया था वो जब कि कैसे यूएस वगैरह कनाडा में प्लांट्स का मैनेजमेंट करते हैं। वहां पर सिंपल नियम है कि कोई भी प्लांट्स काटा जाएगा तो प्लांट कटने के तुरंत बाद वहां पर दूसरा प्लांट लगाया जाएगा। 2 प्लांट एक साथ लगाए जाएंगे और बकायदा उनकी देखभाल होती है, और वो बढ़ने ही चाहिए, सूख नहीं सकते। ऐसा नहीं आप एक्सक्यूज नहीं करे साहब हम लगाए थे ऐसा हुआ ना, ये आपकी जिम्मेदारी, उस डिपार्टमेंट के लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए आज भी देखोगे, स्वीडन में जाओगे, नॉर्वे में जाओगे, जापान में विशेष रूप से ईच एंड एवरी प्लांट का डाटा मिलता है, और प्लांट कटने से पहले उसका डाटा निकाला जाता है कि भाई किसको काटना है, काटने के तुरंत बाद कौन से प्लांट लगाएंगे, क्या होगा, बकायदा सब मैनेज किया जाता है।
दुनिया में जहां नहीं हुआ तो ये हुआ कि भाई चलो जो हो गया सो हो गया। अब तो वो जो खाली भूमि पड़ी है, अनुपयोगी बंजर भूमि पड़ी, उस पर लगाओ, या उपयोगी भूमि है वहीं पर लगाओ। जैसे आपने अभी कहा कि सर नहर के किनारे हैं, है ना? तो नहर के किनारे वाली जो भूमि है, ये मान लो नहर के बैंक हैं, तो यहां पे लगा दिए गए, है नहीं? इस पर खेती तो कर नहीं सकते। इससे दो फायदा है यहां पर लगने से। प्लांट रहेगा, ढंग से पकड़े रहेगा, तो बारिश के समय ये मिट्टी बह के इधर भी नहीं आएगी, है सब। प्लांट रहेगा तो दूसरा फायदा सबसे बड़ा, तापमान कम रहेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, तो जल का नहर के जल की बर्बादी नहीं होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाता है कि यहां पर इसकी बर्बादी को रोकने का एक उपाय होता है। ठीक, कौन है बेटा? हाँ यस। सर आपसे बात करनी थी, पांडे सर नहीं मिले। कौन से पांडे से? राकेश अच्छा, तो किस कंटेक्स्ट में था? सर। तो अभी तो मैं क्लास में हूं, मैं टॉक बाद में करूँ। आप ऐसा करेंगे, मुझे मेरे 1:30 बजे 1.5 घंटे बाद बात करिए। ओके ओके। तो यहां पर इवेपोरेशन को रोक रहा है, मृदा अपरदन को रोक रहा है, कई तरह से ये प्रोटेक्शन कर रहा है। तो ऐसी जो भूमि मान लो बेकार पड़ी है, इन भूमि का क्यों ना उपयोग करें, है नहीं? तो इसीलिए कहा गया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से परिवार की आय बढ़ाना, नंबर 3, अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सक्षम, अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सक्षम बनाकर ग्रामीणों की निष्क्रिय ऊर्जा एवं कौशल को उनके खुद के विकास में प्रयुक्त करना, नेक्स्ट पॉइंट, फसल खेती के साथ साथ मित व्ययी वृक्ष खेती को लोकप्रिय बनाना, नेक्स्ट पॉइंट, जनजातियों को अनुकूल पर्यावरण उपलब्ध कराना तथा जनजातीय सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में उनकी सहायता करना। ये बात समझ में आ रही है? जनजातियां जनरली कहां रहती हैं बताइए भाई? जंगल में। अब हुआ क्या, जंगल यहां के साफ हो गए, बहुत कम हो गए, तो ऐसे में क्या करो, प्लांटेशन जब होगा तो मान लो ये यहां पर रह रहे हैं तो ज्यादा अच्छा फील करेंगे, है या नहीं?
बनिस्पत ये हो कि ये सारा जंगल साफ कर दिया जाए और ये यहां पे रह रहे हैं। इससे अच्छा ये कि फॉरेस्ट एरिया हो यहां पे और उसमें रह रहे। क्यों? क्योंकि उनका जेनेटिकली अटैचमेंट या जेनेटिकली कैरेक्टर क्या है, फॉरेस्ट में रहना, ये भी फायदा। फिर मान लो फसल लगा रहे हो, फसल के साथ मेढ़ों पर, ये तुम्हारा खेत है, ये तुम्हारा खेत है और इस खेत के मेढ़ों पर प्लांट लगा दिया, तो बताओ क्या फायदा होगा? खेती तुम्हारी चल ही रही है, खेती तुम्हारी चल रही है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। हो सकता है 10 साल बाद ये जो 500 प्लांट लगाए थे, ये 500 प्लांट बिक जाएं और इसी से 5 लाख रुपए मिल जाए। हो सकता है कि नहीं? अब संजय के मन में ये चल रहा है, क्योंकि थोड़ा किसान भी है, तो इसके मन में ये चल रहा है कि सर प्लांट लग जाएंगे तो फिर यहां उर्वरता खेत की कम हो सकती है, उत्पादन कम हो सकता है, होता भी ऐसा। तो फिर क्या किया जाए? हाँ, ऐसे प्लांट लगाओ जो लंबे हों। जो ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर देखते हो इस वजह से प्रॉब्लम आती है, छायादार प्लांट्स होते हैं। वो प्लांट छायादार होते हैं, तो छायादार होने से जब छाया पड़ेगी तो मान लो किसी भी एंगल से, मान लो इधर पूरब, इधर एंगल से जब छाया पड़ेगी तो धूप खेत में दोपहर तक कई बार ढंग से नहीं आती, तो यहाँ पे आपके फसल जो है कमजोर हो जाएगी। ठीक है। परंतु यदि आपने लंबे वाले पेड़ लगाए, जैसे शीशम के लगा दिए, तो क्या खास बात होती शीशम की? आप उसको काट छाट करते रहो तो इसे भाग जाता है ऊपर। तो जब ऊपर निकल जाएगा तो नीचे यहाँ पर सब पे लाइट पड़ती रहेगी, सनलाइट पड़ती रहेगी, तो आराम से खाना बनाएंगे, खाएंगे, प्लांट ग्रो कर रहे। और उससे बड़ी बात, मृदा अपरदन को भी रोक रहे। क्यों? जब तेज हवाएं चल रही हैं तो ये प्लांट होने की वजह से उसकी स्पीड को कम कर दे रहे, कर्टल कर दे रहे। रिजल्ट ये है कि यहां से आपके खेत से मिट्टी भी नहीं उड़ेगी। तीसरी बात, यहां आपने लगाया, उनकी पत्तियां गिरेंगी, सड़ेंगी, गलेंगी, खादी बनाएंगी। हो गया सब? तो कई तरह के फायदे हैं। तो कई तरह के जब फायदे हैं तो ऐसे में संजय को सोचना चाहिए कि चलो कोई बात है नहीं, तो उत्पादन भी हो रहा है और कई तरह। फिर एक और खास बात, संजय थोड़ा सा तेज तर्रार किसान था, इसने कुछ और भी किया कि भाई हर प्लांट पे वो लगा दिए सब्जी वब्जी, कुछ जैसे तोरी वोरी के पौधे चढ़ा दिए। होता है ऐसा गांव देहात पे, देखा होगा आप लोगों ने। तोरी चढ़ा दिया, लौकी चढ़ा दी, पता चला सेम चढ़ा दिया, और ऐसे में सब्जी भी आ रही है, बल्ले बल्ले होगी। यहाँ पे खाद्यान्न फसलें उगाई जा रही हैं, यहाँ पे सब्जी वगैरह उगाई जा रही। तो दिस इज मैनेजमेंट, एंड थ्रू दिस मैनेजमेंट आप, पता चला सब्जी आपकी कुछ एक्स्ट्रा हो रही है, ले जाके मार्केट में बेच रहे हो, आपकी आय में वृद्धि हुई ना। क्या संजय? वो प्रैक्टिकल ग्राउंड की बातें कुछ अलग होती हैं कि पता चला संजय लगा के आया और यासिका पहुंची और रात में उमर पहुंचे, रात में तोड़ लाए, वो एक अलग बात। बट उसमें भी लिमिट होती है, ऐसा नहीं होता। हाँ, पर गांव देहात की कई बार भारत के कंटेक्स्ट में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि नहीं कुछ तो पता लगा, रात में उमर ने अपनी भैंसी छोड़ दी, ये उमर, और वो गई और पता चला तुम्हारी सब लौकी और घिया तोरी जो भी चढ़ी हुई थी वो सब खा गई। ऐसा अब पकड़ो उसको, झगड़ा करोगे। अब ये भी कह, मैं क्या कर सकता हूँ, अरे भैया मार लो, पशु है, खुल गया, अब चला गया, अब क्या करूं, क्या करूं। अब वो बात अलग है, इंटेंशनली भी ऐसा हो सकता है। गांव देहात में खूब होता है, ये खूब होता है कि लोग छोड़ देते हैं, जा भैया। जब बात लड़ने लड़ाने की आती है, अरे भैया क्या करें, तो दैट इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। बट
थ्योरेटिकली कुछ चीजों को तो हम लोग प्लान वे में एक आइडियल बात की कल्पना कर सकते हैं ना, इफ ऑल द थिंग रिमेन द सेम, ऐसा रहता है। और नहीं ऐसे पूर्वाग्रह से प्रभावित एक्शन होते तो बेनिफिट तो है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलो आगे लिख। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया है। नंबर 1, किसानों को आर्थिक सहायता देकर अपने खेतों पर वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना। किसानों को आर्थिक सहायता देकर अपने खेतों पर वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 2, वन विभाग द्वारा सड़कों एवं नदियों के किनारे रोपित सार्वजनिक वृक्षों का रख रखाव करना। नेक्स्ट पैरा, सामाजिक वानिकी की सफलता के लिए आवश्यक है कि नियोजन से लेकर उपभोग के चरण तक लाभार्थियों की भागीदारी कायम रहे। इसमें सामुदायिक भूमि एवं मिश्रित उत्पादन प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए। रख रखाव प्रबंधन एवं अंतिम उपयोग की जिम्मेदारी न्यूनतम सहकारी हस्तक्षेप के साथ समुदाय के हाथों में रहनी चाहिए। इसके साथ ही साथ लोगों को प्रशिक्षण एवं आर्थिक प्रोत्साहन भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट पैरा, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत तेजी से वृद्धि करने वाले बहुउद्देशीय मृदा एवं जलवायु अनुकूल गहरी जड़ प्रणाली वाले तथा रोपण एवं देखभाल की दृष्टि से आसान एवं मितव्ययी वृक्षों को शामिल किया जाना अपेक्षित है। वृक्षों के चयन के लिए लोगों को पहले
वृक्षों के चयन के लिए लोगों को पहले स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्रजातियों की पहचान कर लेनी चाहिए। तथा बाद में अन्य देसी प्रजातियों पर विचार किया जाना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो? क्या मतलब हुआ संजय? एक्चुअली ये समस्याएं आई 1980 के दशक से भारत में भी और विश्व के विभिन्न भागों में। बाद में तो आप लोग स्पेशल पढ़ोगे, जब एक अलग वहां पे भी टॉपिक मिलेगा, सेकंड पेपर में भी सेम टॉपिक, बट इंडिया कंटेक्स्ट में हम लोग एनालिसिस करेंगे। हुआ ये कि स्थानीय पौधों का चयन ज्यादातर जगहों पर नहीं हो पाया। जैसे आज की डेट में देखो तुम लोग, नहरों नदियों के किनारे, रेल के किनारे, सड़कों के किनारे ज्यादातर प्लांट कौन लगे हुए हैं? यूकेलिप्टस, सफेदा, यही लगा ना। क्या हमारे यहाँ इंडिजिनस प्लांट है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ। कभी उसकी उपयोगिता आप लोग देखते हो? क्यों, इसका देखा उपयोगिता? उस पर कोई भी वनस्पति, कोई भी पक्षी घोंसला नहीं बनाता, पहली बात। सेकंड, उसके फल को कोई नहीं खाता पक्षी, और जब उसकी पत्तियां मिट्टी में गिरती हैं तो मिट्टी की एल्किनिटी, सैलिनिटी को बेकार कर देती। कभी आप देखना जहां पर सफेदे के पत्ते गिरते हैं, अलग से स्मेल आएगी, कभी देखना आप लोग। उसका पत्ता जल्दी सड़ता नहीं है, हाँ, मोटा पत्ता होता है उसका। तो इसका मतलब क्या है भाई? पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी तो नहीं हुआ ना। तीसरी बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अधिक मात्रा में एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर खींचता है। ये लगाना अच्छी बात है ना। अब देखो सरकार की तरफ से प्रोत्साहन नहीं किया जा रहा है, बहुत नुकसान हो चुका। फिर ये तो मान लो सिंपल हुआ, एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल। राजस्थान साइड में जाओगे तो अनेक एरिया में लड़ाई इस समय देसी बबूल वर्सेस विदेशी बबूल की चल रही है। देसी खेजड़ा बल्कि विदेशी खेजड़ा की चल रही है। सुना है कि सब? सुना तुमने? क्या है भाई संजय? देसी बबूल और विदेशी बबूल क्या लड़ाई है? जो देसी बबूल था उसको जितने भी स्थानीय प्रजाति के जंतु हैं सभी खाते हैं, चाहे आपका कैमल हो, ऊंट, बकरी, भेड़, उसकी पत्तियों को, पूरी की डंठल को खा जाते हैं बड़े आराम से। क्यों? क्योंकि जब उसको वो खाते हैं तो बैक साइड से, जैसे डालिए ना, वो बैक से खाएंगे। तो बैक से खाएंगे तो उनकी जो कांटे होते हैं ऐसे दबते चले जाएंगे, क्योंकि उनके कांटे का भी ध्यान रखना, डायनेमिज्म देखना। उसको डाली होती ऐसे कांटे होंगे यूं, तो पीछे से वो खाएंगे तो कांटे दबते चले जाएंगे आओ आओ करके उसको, और वो आराम से खा लेंगे। पर तुम लोगों ने विदेशी बबूल देखा? उसके कांटे ऐसे होते हैं सीधे सीधे। ध्यान दो आप लोग, इनके कांटे ऐसे ऐसे हुए, इसके कांटे सीधे सीधे ऐसे ऐसे हुए। अब क्या होगा? ज्यों जंतु खाने जा रहा दोबारा सब उसके मुंह में धंस रहे। ऊंट भी नहीं खा पाता इसको, भूखे रह जाते, काट खाते नहीं। दूसरे, इनके कांटे लंबे लंबे हैं। और तीसरा, बिटर टेस्ट, जो टेस्ट भी समझ में नहीं आता यहाँ के जंतुओं को। हम लोग बोलते हैं ना गांव देहात में, देखो पुराने बाबा बाबा बोलते भी हैं कई बार, वो जो पहले वाले रहा करता था ना, वो वाला, उसकी बात ही अलग। बोलते कि नहीं? मतलब उस टेस्ट को लेके वो जनरेशन पूरी की पूरी अडेप्टेड है, और वो नई जनरेशन के आए हुए चीजों को वो अडेप्ट नहीं कर पाते।
इसलिए तुम लोग देखो ग्रामीण क्षेत्रों से भी तेजी से धीरे धीरे पक्षी कम हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। सबसे दुखद पहलू ये है कि नहीं। तो ये हुआ कि देसी प्रजातियों को प्राथमिकता दीजिए। अभी मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये कहा गया पीपल, स्थानीय पीपल लगाओ, स्थानीय पीपल लगाओ। मतलब गांव के आसपास जो पीपल मिलता है ना, वही पीपल यदि तुम्हें लगाना तो वो रिप्लांट करो, वो नहीं कि बाहर से कहीं से मंगवाओ। तुम लोग कभी सड़कों पे देखा करो, कभी ध्यान दिया करो। अभी मान लो मुखर्जी नगर का जो मेन रोड है, डिवाइडर बना हुआ, उस पर प्लांट लगे हैं ना, लगे हैं। उन प्लांट को कोई जानवर खाता है? कोई नहीं खाता। और अभी देसी वैरायटी होती तब तक सब चट चूक हो चुका होता। हाँ, अब वो देखना पड़ेगा बेटा। अब वो उड़ के कहीं से आ गए ना। मान लो जैसे विदेशी कोई वैरायटी हो, अब विदेशी वैरायटी हो, अब कहीं पर वो लगा हुआ है, उसका बीज किसी जंतु ने खाया और जंतु खा के आके बेचारा जाके तुम्हारे छत पर एक्सक्रीटा कर दिया, बीट किया उसने, और तुम्हारे छत पे उग गया। तो अब वो कहीं ना कहीं तो विदेशी प्रजाति में ना, फैलाव तो उसी का हो रहा है ना। हाँ, दीवार में क्या क्या कहाँ कहाँ मिल जाएंगे पूछो मत। पीपल की तो बात ही अलग। वो वैरायटी बेटा कोई भी हो सकती है, देसी भी हो सकती है, विदेशी भी, वो एक अलग बात है। वो क्यों उगे वो एक अलग बात। बट कहीं पर भी यदि रिप्लांट जब करोगे तो सोच समझ के करोगे ना, कि भाई उसको अब आगे देखना। जैसे अभी हमारे यहाँ, मैं वजीराबाद में रहता हूँ, तो बगल में एक बड़ा सा प्लॉट था, पीपल के पेड़ उगाए थे ठीक ठाक लंबाई के। 5-6 साल से डर के मारे कोई उन्हें काट नहीं रहा था और मकान नहीं बन रहा था। कोई नया व्यक्ति आया, फिर उसने कहा हटाओ भैया, देख लिया जाएगा, भूत प्रेत जो भी, सबका अपना फेथ है ना। हाँ, बहुत से लोग पीपल को मानते ना, भैया कटेगा नहीं। अब मतलब बिका फिर किसी को, थर्ड पार्टी, अब वो आया, उसने कटवाया, जो भी किया। तो सबका अपना अपना फेथ है। वैरायटी चाहे देसी हो विदेशी, नो डाउट उसके लाभ तो कुछ हैं, परंतु जो व्यापक अर्थों में लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता। जैसे तुम देखोगे यदि देसी होगा तो उसके ऊपर बहुत सारे जीव जंतुओं का बसेरा हो। विदेशियों में बसेरा नहीं होता, पता आपको? बड़ी खास बात। पक्षी उस पर अपना घोंसला नहीं बनाते, अंडा नहीं देते हैं उस पर। हाँ, उम्र भी ज्यादा, अडेप्टेड है ना उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। जैसे बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये हुई आपकी टॉपिक सामाजिक वानिकी। क्लियर? जो छोटा सा टॉपिक है, कभी भी आएगा आपके 15 नंबर का या 10 नंबर का आएगा, सामाजिक वानिकी। क्लियर? इसका समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया बता दो। आप सबसे पहले इसमें परिभाषा दो, फिर उसके उद्देश्य क्या हैं। ठीक है? उद्देश्य क्या है भाई? लोगों की आय की वृद्धि करना, जलावन, लकड़ी, पर्यावरण में सुधार करना, है ना, यही सब चीजों को देखना। फिर कार्यक्रम में लाया गया क्या कि भाई जो अनुपयोगी भूमि है उनको उपयोग में लाया जाए, इसके द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता होगी, आर्थिक सहायता मिलेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेशन करेंगे। फिर तीसरा, वन विभाग को प्लानिंग की गई कि वन विभाग क्या करेगा, सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे जो भी ऐसी खाली जमीन पड़ी वहां पे लगाए। ठीक है? और फिर लास्ट में क्या भाई, हम क्या करें जिससे चीजें बेहतर हो, तो स्थानीय लोगों को जोड़ा जाए, स्थानीय लोगों को लाभार्थी बनाया जाए ताकि वो ज्यादा ज्यादा लाभान्वित। तो फिर स्थानीय पौधों को जोड़ा जाए, है ना, ताकि पर्यावरण में और बेटरमेंट। क्लियर? ये 3-4 बातें ध्यान रखें। हाँ, वही लिखना। हाँ, हो सकता है उसमें कोई क्वेश्चन आए क्या? दिखाओ। प्राणी भौगोलिक प्रदेश को परिभाषित कीजिए। 9 आर्कटिक
प्राणी भौगोलिक प्रदेश की मौलिक प्राणी समूह का रचना भी के, तो दूसरे तरह का प्रश्न ना, ये सामाजिक वानिकी से कहा। हाँ वो तो टॉपिक, इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बेटा, ये तो बाइफरकेशन में कई सारी समस्याएं, एक अलग तरह की बात, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, अब देखो इसमें दिया हुआ विविध में चूना पत्थर प्रदेश की विशिष्ट आकृतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चूना तो जियोमॉर्फोलॉजी का, ये थोड़ा सा है बाइफरकेशन में प्रॉब्लम। चलिए अब जरा इसी में टॉपिक और इंपॉर्टेंट बनता है आपका कृषि वानिकी। कृषि वानिकी एग्रोफोरेस्ट्री, ये आपके सिलेबस में दिया नहीं है। एग्रोफोरेस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है, बट इट्स ए पार्ट ऑफ सिलेबस, पेपर में पूछा भी है। देखो सामाजिक वानिकी क्या है? वृक्षारोपण लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों का कार्यक्रम जहां अनुपयोगी भूमि हो और उपयोगी भूमि, यही है ना। फिर आप सोचो कभी ये स्थिति हो कि समूह में आप लगा रहे, क्या ठंड लग रही क्या? नहीं, ठंडा ज्यादा कर देता तेजी से। जरा सोचो आपने समूह में लगाया, संजय खूब मेहनत कर रहे हैं, याचिका थोड़ा तेज तरार है, मेहनत तो करें संजय, और जब फल और लकड़ी की बारी आए तो याचिका मेरी भी बारी है, मैं इसमें आई तो थी। और संजय कह रहे हैं अरे तू कब आई थी, तू तो 2 बार आई और पता चला उसके बाद तुम क्लेम कर रही हो 50% पार्टनरशिप, ऐसे कैसे? ना मुझे भी चाहिए। तब झगड़ा होगा कि नहीं? तुम लोग देखते हो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉब्लम होती है। फिर ये भी देखा गया कि मान लो जमीन है सरकारी और पता चला कि यहां पे उमर ने लगाया और संजय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, इन्होंने उमर ने 15 साल मेहनत करके ये प्लांट तो बड़ा कर दिया, और जब बेचने की बारी आई तो संजय पहुंच गए और कह रहे हैं आप बेच नहीं सकते, पहले परमिशन लाइए। आप कैसे बेचोगे? हरे प्लांट नहीं काट सकते हो। आपने कहा अरे भैया हमने तो उस समय जब बात हुई थी तो कहाँ कागज, तो आपके ऑफिसर्स आए तो उन्होंने कहा कि आप लोग लगा सकते हो। ऐसे कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा, आपकी संपत्ति है, आपकी जमीन है, ये आप सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पर पाई जाने वाली कोई भी चीज अल्टीमेटली किसकी होगी? सरकार की होगी। और रिजल्ट क्या होगा इसका बताओ? फिर मामला डिस्प्यूट में फंस गया, उलझ गया। तो बाद के समय में दुनिया में और कई क्षेत्रों में देखा गया कि डिस्प्यूट पैदा हो रहे ओनरशिप को लेकर, खासकर भारत में। तो फिर क्या हुआ? नहीं भाई, कुछ ऐसा प्रोग्राम लाया जाए जो हम विशेष रूप से अपने ओनरशिप में ही अपने खेत में करें। जैसे अभी आपने देखा मेड़ पर लगाने की बात चल रही थी ना, मेड़ पर लगाने की बात चल रही थी ना, तो हम अपने भैया नहीं, हम सार्वजनिक भूमि पर नहीं लगाएंगे, नहर के किनारे या पोखरे के किनारे नहीं लगाएंगे, हम अपने खेत में अपने मेड़ों पर लगा लेंगे। यानी कि कह सकते हो एग्रोफोरेस्ट्री कृषि वानिकी सामाजिक वानिकी का ये एक विस्तारित रूप है, जिसमें विशेष रूप से लोगों को अपने खेतों के मेड़ों पर पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि उसके उत्पादों को जो भी बनो उत्पाद हो, चाहे उसकी पत्तियां हो या लकड़ियां हो, वे स्वयं अपना यूज करें और अपना लाभ उठाएं।
है सर, यानी लोगों को अपने लिए प्रोत्साहित किया गया ओनरशिप के साथ। तो इस तरह से ये प्रोग्राम शुरू किया गया और यही कहलाया कृषि वानिकी। ठीक है, लिखो। कृषि वानिकी को सामाजिक वानिकी का ही कृषि वानिकी को सामाजिक वानिकी का ही एक संशोधित एवं विस्तारित रूपांतरण माना जाता है। किसी वानिकी के अंतर्गत एक ही समय में किसी भूमि को कृषि वानिकी एवं पशुपालन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। सिंगल कोमा बंद। कृषि वानिकी, नेक्स्ट पैरा, कृषि वानिकी किसानों को अतिरिक्त आय के स्रोत उपलब्ध कराती है। यदि वे कृषि अधिशेष उत्पाद को बेचना आरंभ कर दें तो उनकी आय में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। यह ग्रामीण महिलाओं द्वारा चारे एवं ईंधन की खोज में किए जाने वाले कठिन श्रम की बचत भी करती है। तुम लोगों ने देखा होगा कई बार महिलाएं चारा काटने के लिए काफी दूर दूर तक जाती, ऐसा, और सर पे इतना भारी भरकम चारा ढोके लाती हैं। एक खेत से दूसरे खेत में जाना पड़ता है कई बार। तो भाई तुमने यहां पे लगा दिया तो बहुत सारे चारों की उपलब्धता अपने खेत में हो सकती, ऐसा। लिखो नेक्स्ट पैरा। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कृषि वनवर्धन कौमा कृषि चारागाह पद्धतियों को कृषि वानिकी के मुख्य घटकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट पैरा। वृक्षों को कृषि के गैर कृषित भाग में कौमा सीमाओं पर कौमा बांधों पर
सिंचाई वाहों के किनारों पर, यानी छोटी छोटी जो नहरें, रजवाहा सुना होगा आपने, सुना रजवाहा? नहीं सुना है? तुमने सुना रजवाहा वर्ड? रजवाहा मतलब तुम्हारे यहाँ बोला जाता होगा, नहीं बोलते? रजवाहे, बम्बा नहीं बोलते? बम्बा तो बोलते हो। बम्बा मतलब स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ कैनाल, नाली, हाँ बोल सकते हो। हाँ मतलब ये जो एक तो बड़ा नहर आती है, नहर में जो सब नहर बना दी जाती छोटी छोटी किसानों के लिए, वो खेतों की ओर जो जाता है। अच्छा अच्छा, तो रजवाहा भी बोल देते हैं, बम्बा भी बोल देते हैं, थोड़ा बड़ा हो तो बम्बा, तो उस, हाँ माइनर, हाँ तो हो सकता, हाँ छोटी, वही उसी सेंस। आगे चलो लिखो। सिंचाई रजवाहों के किनारों पर, कृषि जल ग्रहण क्षेत्र की निचली दिशा में, किसी जल ग्रहण क्षेत्र की निचली दिशा में, सड़कों के किनारे, चारा मैदानों पर, तथा छाया प्रिय पौधों जैसे हल्दी, कॉफी, चाय आदि के साथ रोपित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी वानिकी के लिए फलदार पौधे या वृक्ष उपयोगी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते भाई? क्यों संजय? तो बड़ी गड़बड़ बात है। रिस्का बताएगी, बताओ भाई। तो अभी मैंने बताया था, फल वाले जो भी प्लांट देखोगे वो चौड़े होते, छायादार होते, ज्यादा चले करते। छायादार होंगे इसका मतलब धूप वहां नहीं पड़ेगी, धूप नहीं पड़ेगी तो नीचे फिर खेती नहीं कर पाओगे। समझ रही कि नहीं बात? उसके लिए कैसा प्लांट होना चाहिए? तेजी से जो लंबाई में ऊपर की ओर चला जाए, ठीक है? तो इसीलिए इसमें जलावन लकड़ी, फर्नीचर आदि की बात की गई विशेष रूप से, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि आज की बात सुन के और इसका जाए कहें अपने खेत में, मैं अब तो खेतों के किनारे पूरा आम का पेड़ लगा दूंगी, तो बेटा आम का पेड़ तो लग जाएगा पर फिर गेहूं की खेती नहीं होगी, और पिताजी फिर लाठी लेके दौड़ाएंगे, कहेंगे तुम्हारा निर्णय क्या रहा है, तो बड़ा फेल्योर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मस्ट बी लॉजिकल, ठीक है? लिखो आप, इमारती लकड़ी, ईंधन लकड़ी, इमारती लकड़ी, ईंधन लकड़ी, चारा, बांस एवं रेशा उपलब्ध कराने वाले वृक्ष, कृषि वानिकी के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। नारियल एवं ताड़ कृषि वानिकी हेतु उपयुक्त हैं, क्योंकि ये एक ही समय में कई उत्पाद
प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी। ठीक, दोनों आप कंसेप्ट छोटे छोटे हैं, ये हो सकता है कभी 10 नंबर में पूछ दिया जाए टिप्पणी। क्लियर, पूछा भी आपके पेपर में आया भी। 2001 में एग्रो फॉरेस्ट्री आई हुई है, सामाजिक वानिकी भी आई हुई है, देखो उस पेपर में। चलो, अब इसके बाद इसी में एक और टॉपिक बनता है, हालांकि डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाता है, और वो है जैविक अनुक्रम। बायोटिक सक्सेशन सुना शब्द ये कभी? तुम लोगों ने नहीं सुना होगा। सुना है भाई तुमने? क्या है ये? संजय नहीं सुना होगा, इसका ने भी नहीं सुना, नहीं सुना होगा। कुछ शब्द मतलब खास कंसेप्ट लिए हुए होते। जरा आप लोग सोचिए, क्या इस दुनिया में जो कोई चीज पैदा हो जाती है वो स्थिर है? नहीं है सर। चाहे वो व्यक्तिगत लेवल पे हो, चाहे सामूहिक स्तर पे हो, चाहे वो जंतु के लेवल पे हो, चाहे वनस्पति के लेवल पे, कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि एक सिंपल सी बात अप्लाई होती है दुनिया में कि परिवर्तन प्रकृति का नियम, कह सकते। जैविक अनुक्रम, जीवों का चक्र चलता, अनुक्रम होते, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जिनके गुणों में हो सकता है समय के साथ विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते जाए। जैसे मान लो ये एरिया है, क्या इस एरिया में एक दिन में जंगल उगाएंगे? फिर क्या होगा भाई? किसी भी एरिया में क्या एक दिन में जंगल उगाते हैं? नो, अनुक्रम में आते, अनुक्रम में आते। आप लोग अपने जनरल लाइफ में देखिए बेटा, कई बार रेयर होता है कि कोई अचानक बहुत बहुत गरीब घर का व्यक्ति बहुत 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 ऊंचे पद पर पहुंच जाए। क्या देखते हो आप लोग? पिताजी आपके कुछ संघर्ष किए, वो स्टेटस पर लेके आए, आपने कुछ संघर्ष किया, अपने बच्चे को स्टेटस पर लाए, तब जाके वो जम की कंडीशन आती है। होता है कि नहीं? एक दिन में ऐसा नहीं होता। आप केवल वो किस्से कहानी में हम लोग पढ़ते हैं कि फला व्यक्ति आईएएस बना, देखते हैं कि नहीं? कितने होते, हाउ मच, 1 2 3 2-4 एग्जाम्पल होंगे 1000 सीट्स में। बट मोस्ट ऑफ बच्चों क्या देखते हो आप लोग? एक ठीक ठाक फैमिली से कि आपके पिताजी एकदम अनपढ़ थे बेचारे, बहुत लोअर इकोनॉमिक क्लास में थे, उन्होंने जैसे भी संघर्ष किया तुम्हें हाई स्कूल इंटर तक पढ़ाया, है नहीं? 90% यही होता है ना, 90% केसेस ऐसी चलती है, क्रम चलता है। हाँ, स्पोर्ट्स में कहीं पे भी बिल्कुल से एकदम सही बोला, बहुत सही। वो तुम्हें पढ़ा के लिखा के हाई स्कूल इंटर तक बनाए, चलो भाई, अब तुम आगे आते हो, मान लो तुम्हारी सरकारी नौकरी लगी यूडीसी एलडीसी में, जो भी क्लर्क वगैरह बने नहीं बने जो भी रहा एक, बट अब तुम आए मानसिक दशा में, आर्थिक दशा में अपना चला, अब तुम जाके अब फिर
अपने बच्चे को आगे कहां ले जाओगे? ग्रेजुएशन, पीजी तक, है ना। एटलीस्ट अब तो तुम्हारे बच्चे कम से कम वो 5वीं 10वीं नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारे तो इंटर है ना, तो तुम कहां ले जाओगे कि भाई चलो पीजी तक पढ़ ले, आगे जा। फिर जब उसके बच्चे आएंगे तो क्या बने, डॉक्टर बने, ये बने, वो बने, ऐसा हो ऐसा। तो सिंपल लाइफ में भी अनुक्रम दिखाई देते, अचानक नहीं होता टक से वहां पहुंचे, रेयर में आते। इसीलिए अखबारों में चर्चा होती है कि भाई राजस्थान के जैसलमेर जिले के आटे की चक्की पर काम करने वाला लड़का बना आईएएस। तो दीज आर सम एक्सेप्शनल एग्जांपल, बट इन मोस्ट ऑफ केसेस वी कैन सी सम सर्टेन टाइप ऑफ जंप, या एक ऑर्डर मिलता है, प्रोसेस होता है। यहां पर ये जो कंसेप्ट अनुक्रम एक ऐसे अवधारणा है जिसमें सिंपल माना जाता है कि किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों का विकास एक क्रम में होता है। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में कोई एरिया खाली है, खाली पड़ा हुआ एरिया है, यहां पर पहले इनिशियल फेज में कुछ घास वास उगेंगे, यहां पर इनिशियल फेज में कुछ घास वगैरह उगेंगी, घासें सड़ेंगी गलेंगी, उसी पर डिपेंडेंट कुछ जंतु वगैरह यहां पर अधिवासित होंगे। जैसे भाई घास है तो क्या होगा, यहां पर टिड्डी होगी, ग्रास होपर होगा, यही सब होगा ना। फिर अब जब ये डेवलप हो गई, अगले फेज में क्या होगा, कुछ दिनों बाद कहीं से कुछ बीज उड़ के आया, झाड़ियां वगैरह होंगी, झाड़ियों का विकास होगा, तो झाड़ियों में रहने वाले जंतु फिर भी आएंगे वहां पर। कैसे भाई, खरगोश वगैरह आ गए, चूहा वगैरह आ गया, तो सांप वगैरह कहीं पर पहुंचते हुए, है ना। चलिए भाई, अब फिर तीसरे फेज में क्या होगा, अब जब झाड़ियां वगैरह हो गया, अब सड़ेंगी गलेंगी, अब सोचो मिट्टी यहाँ की मुलायम कर दी, झाड़ियां वगैरह रह रही हैं तो हल्की फुल्की नमी यहाँ पे ज्यादा रह रही है, तो कब कहीं से उड़ते हुए अचानक, जो अभी कहा पीपल बाबा, वो कहीं से आ गए, कुछ और आ गए, बरगद आ गए, कुछ और प्लांट्स आ गया। हो सकता है कोई व्यक्ति जा रहा आम खाते हुए आम फेंक जाए, कुछ और फल फेंक जाए, लो भाई ट्रीज अब हो गए। तब क्या देखोगे, यहां पे ट्रीज भी होंगी, घासें भी होंगी, ये भी होगा, वो कहीं कहीं झाड़ियां भी होंगी, तब जाके यहां पर एक विकसित आगे तंत्र बनेगा। समझ में आ रही बात? तब जाके तीसरे चौथे फेज में यहां पर एक विकसित तंत्र का विकास होगा कि इसमें आप बड़े बड़े पेड़ देखोगे, झाड़ियां देखोगे, घास वगैरह देखोगे। जैसे जंगल में क्या देखते हो, सारी चीजें होती कि नहीं, जिसमें ट्रीज भी होते हैं, झाड़ियां भी होती हैं, घासें भी होती। फिर जीव जंतुओं का देखोगे, इसमें हो सकता है बड़ा शाकाहारी जंतु भी हो, बड़ा मांसाहारी जंतु भी। जैसे वहां पे हिरन भी होगा तो वहां पे हो सकता है टाइगर भी हो, शेर भी हो। ऐसा नहीं कि दिन अचानक यहीं पर सो के उठे तो पता चला कि संजय देख रहे भाई यहाँ टाइगर घूम रहा है। नो, इट नॉट पॉसिबल, इट टेक टाइम। तो यहां पे यही कंसेप्ट सिंपल कहलाता आपका अनुक्रम। ठीक है, लिखो। जैव समुदाय स्थिर नहीं होते, जैव समुदाय स्थिर नहीं होते, वे समय समय पर परिवर्तन करते रहते हैं। इन परिवर्तनों को कई स्तरों पर समझा जा सकता है। समय समय पर परिवर्तन करते रहते हैं। इन परिवर्तनों को कई स्तरों पर समझा जा सकता है। जिसमें सबसे साधारण है
जिसमें सबसे साधारण है हाइफन, हाइफन समझ रहे, जैसे हाइफन सबसे साधारण है, अपने अपने जीवन चक्रों से गुजरते हुए, अपने अपने जीवन चक्रों से गुजरते हुए जीवों का विकास अंतरक्रिया तथा मृत्यु कौमा जो मौसमी चक्रों एवं अन्य प्राकृतिक परिघटनाओं से प्रभावित होते हैं। किंतु समुदाय परिवर्तन के अन्य स्तर भी हैं। किंतु समुदाय परिवर्तन के अन्य स्तर भी हैं जो एक लंबे समय तक मौजूद रहते हैं और सामुदायिक संरचना एवं संगठन में व्यापक बदलाव लाते हैं। जैसे एक झील गाद से भर जाती है, ब्रैकेट में सिल्ट, गाद से भर जाती है और क्रमिक रूप से छिछली झील दलदल या शुष्क भूमि वन में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार वनस्पति समुदायों की श्रृंखलाएं, वनस्पति समुदाय की श्रृंखलाएं अपना विकास करती हैं और एक दूसरे को प्रतिस्थापित करती हैं। जैसे किसी अनावृत भूमि पर वार्षिक छोटी छोटी घासों का विकास होता है जो क्रमशः बड़ी घासों झाड़ी एवं वृक्षों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। और एक वन के अस्तित्व में आने तक यह विकास प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट पैरा, इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष में एक अपेक्षाकृत स्थिर समुदाय
के अस्तित्व में आने तक, कौमा, एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को, एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को प्रतिस्थापित करने की क्रमिक एवं प्रगति मूलक प्रक्रिया को जैविक अनुक्रम या जैव उत्तराधिकार या पारितंत्र विकास भी कहा जाता है। अब हेडिंग दीजिए जैविक अनुक्रम की विशेषताएं। नंबर 1, यह सामुदायिक विकास की एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह सामुदायिक विकास की क्रमिक प्रक्रिया है। नंबर 2, यह समुदाय द्वारा भौतिक पर्यावरण के रूपांतरण का, नंबर 1, यह सामुदायिक विकास की क्रमिक प्रक्रिया है। नंबर 2, यह समुदाय द्वारा भौतिक पर्यावरण के रूपांतरण का परिणाम है। नंबर 3, उत्तराधिकार के साथ निम्न परिवर्तन घटित होते हैं। क्या क्या परिवर्तन घटित हो सकते हैं भाई, जरा बताओ, क्या क्या परिवर्तन होंगे इसमें? देखो आप, पहले में हो सकता है जब घास वास उग रही हो, या एकदम जो इनिशियल फेज है जब एरिया खाली पड़ा हुआ है, ऐसी एकाध कोई जंतु यहां पे रह रहा होगा। क्यों? जब ऊर्जा का उत्पादन नहीं तो फिर जंतु कहां से होगा भाई? ऊर्जा का उत्पादन समझ रहे हो, मतलब प्लांट जो है प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी, और एनिमल क्या है? कंज्यूमर ऑफ एनर्जी। तो जब एनर्जी नहीं होगी, यानी खाना पीना नहीं होगा, तो ये बताइए फिर प्रोड्यूसर वहां पे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर कहां से आएगा? यानी कि ऐसे खाली पड़े एरिया में बहुत कम एकाध जीव जंतु कहीं पर मिल जाएगा, एकाध कोई चीज मिल गई, यानी लेस प्रोडक्शन। बट सेकंड फेज, थर्ड फेज में क्या देख रहे हो? पहले में कुछ घासें वासें आई, तो घासें वास आई तो ग्रास हॉपर आया, टिड्डी आई, ये आई, वो आई, खरगोश आया। तीसरे में क्या, झाड़ी वाड़ी आई, तो और भी बड़े जंतु आए, अधिक संख्या में आए। और चौथे में क्या हुआ, पेड़ जब खूब सारा घने वन वगैरह डेवलप हो गए, तो ऐसे में जैविकता बढ़ गई। यानी ये कह सकते जैसे से ऊपर से नीचे को आओगे, जैविकता बढ़ती जा रही। बायोमास बढ़ रहा है, ऐसा बायोमास यानी जैव भार, जंतुओं की अब मात्रा बढ़ रही तो उनका कुल जो भार है वो बढ़ रहा है, ऐसा होगा। ये कुछ खास तरह की विशेषताएं देखी जाएगी। लिखो नंबर 1, इसी में इसका सब पार्ट, प्रजातियों की विविधता बढ़ती है, बायोमास में वृद्धि होती है, नए आवासीय आधारों का निर्माण होता है, नेक्स्ट, स्थिर या परम समुदाय
स्थिर या परम समुदाय भौतिक बलों जैसे तापमान, पवन, प्रकाश, आर्द्रता आदि को नियंत्रित करता है। जैसे तुम देखोगे जंगल किसी भी एरिया में डेवलप हो जाता है तो किन पर कंट्रोल करता है? वर्षा पर कंट्रोल करता है। पढ़ते होगे, सुना होगा, कल भी डिस्कस किया था, अधिक वन अधिक वर्षा। बोलते वन मतलब कम तापमान, वन मतलब कम तापमान। क्यों? मान लो किसी एरिया में वन लगे होंगे तो उनसे जो किरणें आ रही होंगी इनकी बड़ी मात्रा ये वापस कर दे रहे होंगे। इसलिए तुम लोग कभी देखना किस एरिया में जंगल जहां लगे होते एवरेज टेम्परेचर कम होता है। तुम लोग कहां रहते हो? यहाँ पे तुम कहां रहते हो? यहाँ पे लोकल गांधी भी। चलो अच्छा रहा, वही मैं बोलने वाला था। शाम के समय कभी बंधे के ज्यों पार जाओगे तुम्हें टेम्परेचर में डिफरेंस फील होगा। करते हो? ठंड होती है। हाँ ठंड होती है। इतनी गर्मी है यहाँ से। हाँ। ज्यों बंदे के उधर पार जाओगे तुरंत फील करोगे यार समथिंग इज चेंजिंग देयर। तुम गए उधर, फील किया। मेरी इतनी सेंसिटिविटी है कि मुझे पट्टी बांध के नेहरू विहार में घुमा दो, पट्टी बांध के गांधी विहार में घुमाओ, पट्टी बांध के मुखर्जी नगर में घुमाओ, मैं तुरंत बता दूंगा कि मैं इस समय नेहरू विहार में हूं, मैं गांधी विहार में हूं, या फिर इस समय मुखर्जी नगर में चल रहा हूं। तुरंत पता चल जाएगा। किनारों से पता लगेगा। हाँ, किनारे में पट्टी बंधी हुई, मुझे अब क्या पता कौन सा किनारा। जैसे आप बोल रहे हो, हाँ किनारे पे तो भी उनका फर्क पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, पेड़ पौधे आप जो जाओगे गांधी विहार में, क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा हैं, एरिया खुला है, तुरंत टेम्परेचर डाउन फील होता है। भाई मैं नाले के जो उधर जाओगे, मान लो एरिया शुरू हो गया, यू फील इमीडिएट। सर्दियों में धुंध वहां पे हाँ, वो बड़े तुरंत टेम्परेचर में फीलिंग आएगी। पूरा अंतराल देख। हाँ बिल्कुल। सर्दी कोई भी, वर्षा में भी तुम अंतर देखोगे, उसको ध्यान नहीं दिया। वहां वर्षा धीरे धीरे होगी, देर तक होगी। इसकी दर पर वर्षा मान लो जल्दी खत्म हो जाएगी, तेज बरस के, वहां तक देखोगे देर तक होगी। कभी आप अब ऑब्जर्व करना। हाँ वहाँ पे ना गर्मी के टाइम होती है। हाँ। ठंड महसूस होती है। हाँ, और यहाँ पे ह्यूमस सा होता है। ह्यूमस ज्यादा, बिल्कुल सही। यहाँ पे बारिश होने के बाद वो हाँ, इवेपोरेशन तेज हुआ ना, ज्यादा वातावरण भर गया, हाँ वहां कंट्रोल हुआ। क्योंकि वहां पे मान लो धूप भी हुई तो सूरज के खूब सारे प्लांट है, रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, हाँ वहाँ पे खेती भी होती है। इसलिए कभी गांव और शहर के क्षेत्र में आप हिसाब से देखो, जैसे यही कारण है। यही कारण। मकसद है ना कि वातावरण के ठंड आप जैसे मेरा है, आप मैं इतना मतलब अनुभव है मेरा, कहीं पर मुझे पट्टी बांध के घुमा के ले चलो, कार में बिठाए रहो, खुला हुआ शीशा रहना चाहिए, मैं तुरंत बताता रहूंगा हम लोग शहर में लगता एंट्री कर रहे हैं, पानीपत आ रहा है, अब लग रहा है कि पानीपत से हम लोग बाहर निकल के जा रहे हैं, उधर चल पहुंच रहे हैं, तुरंत पता था। वो आप जैसे मैं पढ़ाने जाता था आरकेपुरम, तो आप लोगों ने आईआईटी का देखा होगा एरिया, आईआईटी है ना वहीं पे, आरकेपुरम जाओगे तो आईआईटी मिलेगी वहीं पे, आईआईटी दिल्ली है वो है। फिर वहाँ पे ग्रीन पार्क है, वहाँ पे स्टेशन भी है, सुना हो। तो मैं ऑटो में बैठा रहता था, तो कई बार जब मैं बैठे तुरंत चल दिए, आंख बंद, बैठे बैठे तुरंत पता चल जाता तो मुझे आईआईटी आ गई है, अब हौज खास स्टेशन आने वाला है, तुरंत फील हो रही। मान लो मैं बैठा हूँ आंख बंद करके, कुछ सोच रहे हैं, हाँ वो आईआईटी अब आ गई, गिनती इतनी ज्यादा। तो वेजिटेशंस ऑलवेज डिटरमाइन टेम्परेचर एंड नॉट ओनली टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ विंड्स। किसी भी एरिया में यदि प्लांट होंगे तो बहुत तेज हवा नहीं चलेगी, हवा मंद मंद चलती है, स्मूथ चलती है। परंतु जब प्लांट जहां नहीं होंगे तो हवा अचानक तेज चलेगी, गस्टी बनेगी, तेज आएगी, झोंका सी आएगी,
और देखते हो कि लू वगैरह चलते हैं जब, या धूल वगैरह कण एक साथ लेके आएगी और चलेगी, जैसे मरुस्थल में। तो ये सब चीजें सीधा डिटरमाइन करती हैं, बाद के समय में चीजें बदलती चली जाती, वहां के फिजिकल कैरेक्टर भी बदलते चले जाते, चाहे विंड हो, टेम्परेचर हो, रेनफॉल का पैटर्न हो। रेनफॉल के पैटर्न में देखोगे जहां प्लांट ज्यादा होते हैं, धीरे धीरे बारिश देर तक होती है। मान लो कि उस एरिया में 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी है, वो धीरे धीरे कई दिनों तक होगी। बट जहां पे प्लांट नहीं होंगे, एक साथ बारिश हुई, झमाझम, लो भाई संभालो, तुम जानो भाई। इसीलिए तुम लोग आजकल मेंस में तुम्हारे क्वेश्चन भी आया जीएस में कि क्या कारण है कि अभी हाल के वर्षों में पुणे, हैदराबाद जैसे अनेक बड़े शहरों में भीषण बाढ़ की समस्या अचानक बढ़। दिल्ली में तुम लोग टाइम टाइम सुनते रहते होगे, बारिश थोड़ी सी हो रही है, आज के डेट में सब ट्रैफिक जाम। नो डाउट हमारी सीवेज की प्रॉब्लम तो है, सीवेज की प्रॉब्लम है कि हम पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे। फिर रोड सिस्टम की प्रॉब्लम है, जैसे अब हम लोग अंडरपास बना दे रहे हैं, देखा होगा दिल्ली में जगह जगह अंडरपास बन रहे हैं, जिसकी वजह से पानी भर जा रहा है। वो सब प्रॉब्लम है, बट ये भी नेचुरल फैक्टर को नहीं नकार सकते कि इस समय शहरों में जो वर्षा अचानक हो रही है, एक साथ हो रही, झमाझम। कभी दिल्ली में तुम कितने दिनों से रह रहे हो यहाँ पे? हाँ, 7-8 महीने। तो यानी कि बरसात देखी होगी जब यहाँ पे रहे होगे, कभी देखना आप, ये मुखर्जी नगर वाले जो रोड है ना मेन, बेटा आधे घंटे बारिश होती है, एकदम ऐसे यमुना नदी बन जाता है। देखा तुमने? हाँ, बत्रा के पास। और इंटरेस्टिंग बात है, वहीं रिक्शा वाले भी मजे लेते हैं, यहां से क्या उधर पहुंचाने के लिए 30-30 रुपए लेते हैं। यानी कि तुम मान लो खड़े हो पुलिस चौकी के पास और मेरठ स्वीट के पास जाना है, तो अब तो डिवाइडर बीच में लग गया, पहले डिवाइडर नहीं हुआ करता था। यहां से रिक्शा में बिठा के तुम्हें वहां छोड़ देगा, नदी पार करा दिया, लाइए 20 रुपए साहब जी। आप देते हो, आप देते हो क्यों भाई? जूता उतारो, नहीं तो जूता सड़ जाएगा, ये वो गंदा होगा, चल भाई ठीक। एकदम फ्लो चलता है, हाँ एकदम फ्लो चलता है, करीब आधा 1 घंटे तक बहता रहता पानी। तो ये सब फिजिकल, चलो तो ये सब बातें हुई। एंड लास्ट लिखो, जैविक अनुक्रम की अवस्थाएं। क्या है भाई अवस्थाएं? जैविक अनुक्रम की अवस्थाओं, जैविक अनुक्रम में अनेक अवस्थाएं देखी जाती हैं, जो निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। आज अवस्थाओं को रहने देते हैं, कल देख लेंगे, ठीक है? क्योंकि फिर टाइम लगेगा उसमें, आधा पौन घंटा लगेगा। तो इस तरह से चीजों को समझने वाली बातें हैं कि भाई कहाँ पे क्या है, कैसे। कई चीजें हमारे सराउंडिंग में होती हैं, परंतु हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते। जैसे तुमने ये घटना देखा होगा, महसूस किया, बट ये क्या मतलब है, कभी ऑब्जर्व नहीं किया शायद। या दिल्ली में कहाँ? एक द्वारिका के पास, ठीक है, वो ओपन एरिया देखो। द्वारिका में जब एंटर होते हैं ना, फिर वहाँ पे ठंड हो जाती है। द्वारका में ग्रीनरी है, ओपन एरिया, खुला एरिया। रोहिणी में भी काफी हद तक ठीक है। मैं दिल्ली में ज्यादा देखा नहीं, रोहिणी में गया हुआ, हमारे कई फ्रेंड रहते हैं। उसके इसी वजह से मैंने अभी हाल में सोचा कि मैं वहाँ अपना मकान लूँ, अभी मेरा प्लान था। हाँ नहीं, आप लोगों का आप ले सकते। तो इस तरह से फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक। मेरे साथ भैया, हम का ऑप्शनल है।